हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। आज के इस डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 जून के इस डीएनए में हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज ज़्यादा एडिटोरियल नहीं, हम अदर न्यूज़ के बारे में ज़्यादा कवर करेंगे क्योंकि वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो आज लिखने से थोड़ी छुट्टी होगी आपकी और समझना ज़्यादा होगा। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट द डीएनए हम प्रोफाउंड आईएएस के कुछ इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी 2024-25 के लिए है। ये 1 ईयर कंप्लीट कोर्स है। इसमें आपको आंसर राइटिंग मिलेगा, इसमें आपको एमसीक्यू टेस्ट मिलेंगे, बहुत कुछ है इस प्रोफाउंड आईएएस कोर्स में। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स में। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्वालिटी आंसर राइटिंग वगैरह है, टेस्ट सीरीज वगैरह है, पूरा कंप्लीट कवरेज मिलेगा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल 2024-25 बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको कंप्लीट कवरेज पेपर 1 पेपर 2 का मिलेगा, आंसर राइटिंग सीरीज होंगे और ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी है इसमें। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर यूपीएससी मेंस है, मिशन 500+, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो यूपीएससी मेंस 2023 में अपीयर होने वाले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनका प्रीलिम्स कंप्लीट है, वो कवर कर लिया उन्होंने, तो अगर वो मेंस करना चाहते तो वो कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों कोर्सेज़ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप चाहें तो उसको अवेल कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक में। इससे पहले आगे बढ़ें, प्रोफाउंड आईएएस ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर करें। इसी में आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और कोर्सेज वगैरह भी इसी में मिलेंगे आपको। ठीक है, पीपल ऑफ एन एमरल्ड आइजल वेटिंग विथ दूसरास, ये आर्टिकल जो है श्रीलंका के ऊपर है। देखिए क्या है, शुरुआत में क्या बोला वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए श्रीलंका जो है ये एक आइलैंड कंट्री है, आपको पता है, इंडिया के साउथ में पड़ता है और इंडिया के साथ इसका रिलेशन काफ़ी लंबा चौड़ा रहा है। ब्रिटिश टाइम में आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश जो थे वो हमेशा अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को देखते थे। ठीक है, और श्रीलंका भी जो है सिमिलरली मतलब इंडिया की तरह ही जो है वो भी कभी कॉलोनी रही थी। ठीक है, अब वहाँ पर क्या हुआ कि वो एक आइलैंड नेशन है और वो टी प्लांटेशन के लिए बहुत सूटेबल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ का, स्पेशली जो नदर्न पार्ट जो है उसका। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपका टी प्लांटेशन वगैरह होता था। ठीक, अब देखिए क्या होता था ना कि ब्रिटिश हमेशा चाहते थे कि वो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ के जाएं। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि उस एरिया में इंडियन तमिल्स को क्या किया, एज अ लेबरर बुलाया। ठीक, और फिर बाद में सारी जो गड़बड़ियाँ हुई हैं इसी वजह से हुई हैं, क्योंकि नाउ दी श्रीलंकन तमिल्स जो थे, जो कि इंडियन तमिल्स जो थे, जो कि श्रीलंका में गए एज अ वर्कर, एज अ लेबरर। अब वहाँ पर वो लोग जो थे तत्कालीन जो थे वो आउटसाइडर थे, फिर उनके एजुकेशन वगैरह हुआ। ठीक है, और वहाँ की जो लोकल सेनलीज कम्युनिटी के साथ इनका जो है टसल देखने को मिलता है जो बाद में एक बहुत लंबा चौड़ा आपको जो है एक्सक्यूज़ मी सिविल वॉर के फॉर्म में आपको नज़र आता है। ठीक है, तो यही आर्टिकल वहीं से शुरू होता है। क्या कहते हैं ये कि अगर हम लोग श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पर जो है काफ़ी एथनिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। वहाँ पे सिनेलीज 75% पॉपुलेशन है। लंकन तमिल्स जो हैं वो करीब करीब 11% है। श्रीलंकन मूर्स जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी है वो तकरीबन 9.2% है। इंडियन तमिल्स जो हैं वो 4.2% है। फिर उन्होंने बोला मुथैया मुरलीधरन जो है वो भी इंडियन तमिल ही थे। ठीक है, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे वो बेसिकली साउथ इंडिया से बेसिकली जो है श्रीलंका में जाके बसे थे, एज अ प्लांटेशन लेबरर की तरह थे वो। समझ में आ गया। ठीक है, वो एक परिसामी सिन्नसामी मतलब कि फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो एज अ प्लांटेशन लेबरर वहाँ पे गए थे और वहीं पर रह बस गए। तो ये एक एग्जाम्पल इन्होंने इनके सामने दिया। एक और आदमी का एग्जाम्पल दे, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो मतलब की बात इस आर्टिकल में ये है, देखिए बहुत ज़्यादा मतलब का नहीं है हमारे इस आर्टिकल में। जो मतलब की बात वहाँ पर ये है, ये कह रहे हैं क्या कि जब वो सिविल वॉर जब शुरू हुआ, आपको पता है कि लिट्टे के से वो सिविल वॉर शुरू हुआ था। उसमें हुआ ये था कि कुछ जो श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स वगैरह थे वो अपने राइट्स चाहते थे। समझ में आ रहा, सिनेलीज चाहते थे। सिनेलीज ने क्या किया था कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट पोस्ट था उस पर उन्हें जो सिनेलीज लैंग्वेज था उसके बोलबाला कर रखा था कि जिनको मतलब अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो सिनेली लैंग्वेज बोलना पड़ेगा, तभी जाकर आपको जॉब मिलेगा, उसी में एग्ज़ाम होगा। तो फिर वो जो श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स जो थे वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील करने लगे। तो लेटर ऑन एक सिविल वॉर दिखाई देता है जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है वहाँ पर। ठीक है, ये बात है। उसी सिविल वॉर के टाइम में काफ़ी सारे
तमिल्स जो थे वो श्रीलंका को छोड़कर इंडिया में आके बसे। अब देखो वहाँ पर भले इनको एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट मिला हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं मिल पाया है, समझ में आ गया। तो बेहतर यही है कि वो तमिल्स अपने ही कंट्री में रहें रादर देन एज अ रिफ्यूज एंड स्टेटलेस कंडीशन में इंडिया में। तो इन्होंने बोला, इन्होंने 5 चीज़ें बताई हैं कि श्रीलंका जो तमिल्स हैं उनको श्रीलंका में करना चाहिए, ठीक है। वो 5 चीज़ें आपको जानने वाली है, और ये अगर आप रिफ्यूजी क्राइसिस के बारे में लिख रहे हो तो आप एज अ सजेशन लिख सकते हो इस 5 चीज़ों को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उन्होंने बोला है क्या कि सबसे पहले तमिलियंस को चाहिए कि वो अपने आप को डिस्टिंक्ट और इक्वल लंकन समझे, वो अपने आप को आउटसाइडर ना समझे, वो अपने आप को दूसरों से मतलब कि अलग ना समझे, मतलब दूसरे से कम ना समझे, डिस्टिंक्ट समझे, पर दे आर इक्वल लंकन्स, वो इक्वल सिटीजन हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने इनको बताया है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि इन्होंने बोला है कि लैंड बेस्ड क्लाइमेट डिपेंडेंट प्रोफेशन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द नाउ ऑलमोस्ट सर्टेन थ्रेट टू एडवर्स एंड एथनिक वेदर इरेटिक वेदर कंडीशंस। इन्होंने बोला है क्या कि उन्हें अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। कैसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है? क्या है कि इनका जो एग्रीकल्चर है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये काफ़ी कुछ क्लाइमेटिक डिपेंडेंट है। तो उन्हें बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ पर अभी समय आ गया है कि इनको जो है अर्जेंट कॉल लेना चाहिए और इन्हें अपने लैंड को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये बात इन्होंने आपके सामने करी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 बातें इन्होंने आपके सामने मतलब कर दी है। तीसरी बात ये क्या कहना चाह रहे हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। तीसरी बात ये कह रहे हैं क्या कि इन्होंने बोला है कि अपने वर्क साइट, अपने वर्क साइकिल, वर्क स्टाइल जो है, अपनी वर्किंग पैटर्न जो है, उसको कोविड-19 और न्यू टाइप के पेंडेमिक्स के को ध्यान में रखते हुए रखें। इन्होंने बोला है कि अब जैसे कोविड-19 है, नए नए पेंडेमिक्स आ रहे हैं, जूनोटिक डिजीज़ आ रहा है, तो ये लोग जो प्लांटेशन वगैरह करते हैं तो उनमें इस चीज़ों का ध्यान रखें कि ताकि वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना हो जाए और उनको और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये 3 चीज़ें इन्होंने, तीसरी चीज़ इन्होंने बताया। चौथी चीज़ उन्होंने बताया कि टू इंश्योर दैट दिस सेक्टर इज़ नॉट लेफ्ट वल्नरेबल टू पॉलिसी रिलेटेड एडवर्सरीज। इन्होंने कहा है कि देखिए श्रीलंका में अभी अभी कहा गया कि केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो अब भाई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं इस्तेमाल करेंगे तो इसका टी सेक्टर में एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। तो इन्होंने बोला इन सब से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है और देखना है कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। और जो 5वीं चीज़ बोली ना, ये गजब बोला मेरे को, मतलब गजब लगा ये पॉइंट। ये पॉइंट इन्होंने क्या कहा है कि नया नया टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल हर एक आर्टिकल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ ही जाता है, कई वेब सीरीज़ में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो नई नई चीज़ आई है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका थोड़ा ध्यान रखें, समझ में। इन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है और चैलेंजेस भी क्रिएट करता है। इन्होंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लांटेशन एग्रीकल्चर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि आप कहाँ पे फर्टिलाइज़र डालना है, कौन से बशेस ख़राब हो गए हैं उनके बारे में पता करना, क्लाइमेट रिलेटेड सिमुलेशन पता कर सकते हैं, फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ चैलेंजेस बताए। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ऐसा भी तो हो सकता है कि वो टी और कॉफ़ी का कुछ सब्स्टिट्यूट क्रिएट कर दे और टी और कॉफ़ी एक म्यूज़ियम की तरह ही हो जाए। तो क्या ये भी एक चैलेंज है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी हिसाब से अपने इकोनॉमी को भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो ये बात इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कही है, समझ में आ रहा है। 5 बातें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ध्यान रखिएगा, कहा आप इक्वल तमिल समझिए, अपने आप को इक्वल लंकन समझिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि लैंड बेस्ड क्लाइमेट डिपेंडेंट प्रोफेशन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट नाउ ऑलमोस्ट सर्टेन थ्रेट, कुछ तरह के थ्रेट है उनको प्रोटेक्ट रखना चाहिए। कोविड-19 और पेंडेमिक से अपने को बचा के रखिए। चौथा इन्होंने बताया कि पॉलिसी रिलेटेड एडवर्सरीज हैं, इनसे आपको कैसे डील करना है ये आपको पता होना चाहिए। और 5वां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 5 चीज़ें इन्होंने बताई आपको, समझ में आ रहा है, तो इसको आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलिए जो अब देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। तो इन्होंने बोला है कि भाई साहब, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक। पहला बात इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि एक श्रीलंका इज अ मल्टी एथनिक सोसाइटी। पहली बात तो इन्होंने ये कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि इसमें जो मेजॉरिटी है वो सिनेलिस का है, लेकिन यहाँ पर जो तमिल्स थे वो 2 तरह के हैं, एक श्रीलंकन तमिल है और एक इंडियन तमिल है। ये माइनॉरिटी में है
और कुछ मूर्स पॉपुलेशन भी है जो मुस्लिम्स हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये दिखाई देते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि तमिल्स को इंडिया में बहुत स्कोप नहीं है, मतलब जैसे ये जो श्रीलंकन तमिल्स हैं अब इंडिया में रहेंगे तो इंडियन सिचुएशन में ही इनको फेस करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि तमिल श्रीलंका में ही रहें और अपने राइट्स को ढूंढें। उसके लिए उन्होंने 5 मेजर बताए हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इक्वल, अपने आप को समझें, इक्वल समझें एंड डिस्टिंक्ट समझें। कोविड-19 एंड पेंडेमिक्स से अपने आप को बचाएं। तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि लैंड जो है वो वल्नरेबल है। चौथा इन्होंने बताया कि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से आप देखें। और पांचवा, पॉलिसी एडवर्सरी से बचें। पॉलिसी एडवर्सरी जानते ही हो, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स बैन कर दिया गया था श्रीलंका में, इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो ये 5 चीज़ें इन्होंने आपके सामने रखी हैं। देखिए क्या है सोल्यूशन, बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इंडिया में अगर कोई तमिलियन है, श्रीलंकन तमिल, तो आप इसको भगा देंगे, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे दोनों एक्शन लेना पड़ेगा आपको। इंडिया को भी समझना पड़ेगा कि अब समय आ गया है जब इतने समय वो लोग रह लिए हैं, इफ़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो बैक, कई सारी जनरेशन तो यहाँ पढ़ लिख लिया, वो जाना नहीं चाहते हैं। तो अब हमें कोशिश करना चाहिए कि इनको सिटीजनशिप दी जाए विद ड्यू केयर। और जो श्रीलंका में तमिल्स हैं वो, उनको जो मैंने 5 मेथड्स जो इस आर्टिकल में बताया, उनको ये चीज़ अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, ठीक। डिस्कस दी तमिल इशू इन श्रीलंका Lanka and suggest remedies ठीक है, to solve the situation, to resolve the situation। 250 words, 15 मार्क्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? अगला आर्टिकल क्या है हमारे सामने? द वेलकम स्टेप। देखिए यूएस चाइना बैठी है और उनको डिप्लोमेटिक चैनल ओपन करा है। अभी एक्चुअली जो है यूएस डिप्लोमेट जो हैं ब्लिंकन साहब, मिस्टर ब्लिंकन जो है वो चाइना गए हैं और इन्होंने एक डिप्लोमेटिक डोर खोला है इंडिया, चाइना और यूएस के बीच में। अब देखिए बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि 2 मेजर सुपर पावर्स जो हैं आपस में कॉन्टैक्ट में रहें, डिप्लोमेटिक चैनल ओपन हो। अब इन दोनों ने ये माना है कि हाँ दोनों के बीच में इश्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जैसे कि हमारा जो है चिप वाला इशू हुआ था ना, अभी इन्होंने कहा था कि भाई हम ऐसा है सेमीकंडक्टर और ये जो आपके चिप डिवाइसेस हैं हम आपसे नहीं लेंगे। हुआवे वाला जो इशू हुआ था, क्योंकि वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। ऐसा भी हुआ था कि एक स्पाई बलून था चाइना का जिसे यूएस ने फोड़ दिया था, है ना। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है। दोनों कंट्री ने माना है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में इश्यूज़ हैं, लेकिन हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इन्होंने कहा है कि हम दोनों चाहें तो हम दोनों एक दूसरे के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब इन्होंने बोला है कि डेफिनेटली ये पॉइंट इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 कंट्रीज़ के बीच में इश्यूज रिजॉल्व हो, और इंडिया के लिए कंसर्न भी है क्योंकि इंडिया का स्ट्रैटेजिक टाइज यूएस के साथ होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? इंडिया का स्ट्रैटेजिक टाइज यूएस के साथ है, एट द सेम टाइम इकोनॉमिक टाइज चाइना के साथ है। आप देखिए वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड कनेक्शन विद चाइना। इंडिया जैसी बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो इकोनॉमिकली चाइना से अटैच है और स्ट्रैटेजिकली यूएस से अटैच है। तो दोनों कंट्रीज़ के साथ हमारा अटैचमेंट है। समझ में आ रहा है? इट इज़ डेफिनेटली अ वेलकम मूव। लेकिन यहाँ पर एक कंसर्न इंडिया, न्यू दिल्ली हो सकता है कि एक अनीस फील करे कि भाई अभी हम जाने वाले हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है आज ही गए हैं, उन्होंने असेंबली को वहाँ पे यूएस कांग्रेस को जो है एड्रेस भी किया है। तो हमारे लिए थोड़ा कंसर्न हो सकता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, वो जो G2 का मैं पहले भी जिक्र करता था कि जो ओबामा के टाइम में कि दो कंट्रीज़ को मिलाकर बनाया गया, यूएस और आपका चाइना का एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो G2 एरा जो है ना वो बहुत शॉर्ट लिव्ड था, वो ओबामा साहब के साथ ही चला गया।
तो आपको इतना कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। ये दो कंट्रीज़ मिले ज़रूर हैं, वो अपने अपने एक डिप्लोमेटिक डोर ओपन करेंगे ताकि जो मिसकंसेप्शन है दो कंट्रीज़ के बीच में ना रहे। दोनों कंट्रीज़ के अपने अपने इश्यूज़ हैं, हर कंट्री का इशू रहता है, लेकिन वो हमेशा एक डिप्लोमेटिक चैनल ओपन रखना चाहिए ताकि वो एस्केलेट ना हो जाए बहुत ज़्यादा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो इस आर्टिकल में कहा गया। अच्छा, ये आर्टिकल मेरे को बड़ा बेहतर लगा। सेमीकंडक्टर फैब दी अनफिनिश्ड एजेंडा। अब देखिए, इसमें पहले मैं ना आपको यहाँ से शुरू करूँगा, नीचे मतलब लास्ट से शुरू करूँगा, फिर उस आर्टिकल में उधर जाऊँगा। देखिए, बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सेमीकंडक्टर फैब मतलब होता है कोई सेमीकंडक्टर प्लांट या सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसको फैब कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये इतना आसान काम नहीं है कि कोई कंट्री मुंह उठाया और कह दिया कि भाई हम एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना एक बहुत महंगा काम है, एक बहुत एक्सपेंसिव वर्क है, बहुत पैसा लगता है इसमें। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत सारा इसमें रिसोर्स लगता है, बहुत पानी लगता है, बहुत पोल्यूशन भी होता है, और प्लस ये वही कंट्री खोल सकता है जिसके पास रेयर अर्थ मेटल का भंडार हो, और चाइना इस डायरेक्शन में काफ़ी आगे है। आपको पता है कि वर्ल्ड ने मोस्टली जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह थे, वो चाइना ही डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करा था। लेकिन रिसेंट टाइम्स में यूएस ने ये पाया कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आ रहे हैं, हो सकता है उससे सिक्योरिटी इशूज़ हो जाए, और यूएस और यूरोपियन यूनियन ने मना किया कि भाई हम अब चाइना का सेमीकंडक्टर यूज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन भी हुआ, काफ़ी सारे ट्रेड सैंक्शंस भी लगाए गए चाइना की तरफ से। अच्छा, दोनों कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि भाई हम जो है मतलब यूएस और यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि हम अपने अपने जो हैं सेमीकंडक्टर फैब ओपन करेंगे, और यूएस कर भी रही है। अब सवाल उठता है कि चाइना कैसे वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया सेमीकंडक्टर का, समझ में आ रहा है? तो चाइना ने एक पॉलिसी अपनाई। चाइना ने क्या किया कि वर्ल्ड में जितने भी सेमीकंडक्टर फैब थे, जितनी भी फैब थे, उसने क्या किया कि उन सभी फैब को जो कि खोले गए थे और नहीं चल पाए और बंद हो गया, उन सभी फैब को खरीद लिया। समझ में आ गया? और इससे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी बड़ा मदद किया, बहुत पैसा पंप किया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत किया। और चाइना ने क्या किया, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फैब जो खोले गए, नहीं चल पाए, बंद हो गए, उन सबको खरीद लिया, और फिर उस फैब को उसने आगे बढ़ाया, और आज के डेट में वो सेमीकंडक्टर हब की तरह इमर्ज कर रहा है। तो वही इस आर्टिकल में बोला गया कि इंडिया को भी यही स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग फैब्स होते हैं, अगर आप उसको खरीदते हैं, उनके बहुत एडवांटेजेस हैं। वो कहते हैं क्या कि उसके एडवांटेज, सबसे पहली बात तो कि वो रीजनेबल प्राइस का होता है, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, थोड़ा सा कम प्राइस में मिल जाता है, क्योंकि अभी तो वो किसी काम का नहीं है। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि एक स्टेबलाइज टेक्नोलॉजी बनी रहती है, सप्लाई चेन इकोसिस्टम बना रहता है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक फैब बन चुका है, उससे आसपास रिलेटेड इंडस्ट्रीज पहले ही खुल चुके हैं, एग्लोमरेशन पहले ही हो चुका है। तो इस आर्टिकल में सबसे बेहतरीन बात यही लगी कि वो कह रहे हैं कि इंडिया को भी यही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। इंडिया ने बहुत कोशिश किया है। 2017 में स्पेशल इंसेंटिव पैकेज निकाला, जिसके तहत इन्होंने ये पूछ सकता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में कि SIP किससे रिलेटेड है, स्पेशल इंसेंटिव पैकेज, तो आप बोलेंगे वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को लेकर था। हालांकि वो फेल हो गया। फिर उसके बाद मॉडिफाइड SIP हुआ, वो भी थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन वो भी फेल हो गया। फिर इसके बाद 2 कंसोर्टिया एस्टैब्लिश हुआ कि 2 कंपनीज यहाँ पर इंडिया में एस्टैब्लिश होगी। एक जयप्रकाश एसोसिएट्स था जो कि पार्टनरशिप कर रही थी इजरायली कंपनी के साथ, और दूसरी कंपनी, दूसरा फैब जो था वो बेसिकली एक दूसरा फैब जो था, मतलब कि ये था आपका सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 2 फैब यहाँ पर हमारे यहाँ पे ओपन हो रहे थे, समझ में आ रहा है। लेकिन ये दोनों के दोनों फैब मतलब सैंक्शन वगैरह सब कुछ मिल गया था, कैबिनेट अप्रूव भी किया था, लेकिन अब पैसे के वजह से ये फैब इंडिया में नहीं आ पाया। तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर फैब हो ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, लेकिन दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव है, समझ में आ रहा है। इट रिक्वायर्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जो थोड़ा मुश्किल है। सो इंडिया को इस चाइनीज़ स्ट्रैटेजी की तरफ से को ही अडॉप्ट करना चाहिए, ये इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, समझ में आ रहा है। ये मतलब काफ़ी आपको मिलेगा इसमें पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात, अभी हमारा जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है और एट द सेम टाइम जो हमारा मेंस का कोर्स चला, उसमें इकोनॉमी एक टॉपिक चल रहा है, ठीक है। उसमें मैंने अभी भी करेंसी चलाया है, करेंसी का जो है और टॉपिक अभी चल रहा था हमारा मनी। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंकिंग और डिजिटल करेंसी या डिजिटल मनी क्या है,
या डिजिटलाइजेशन क्या है, लेस कैश इकोनॉमी क्या है, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। मेरे को ये बहुत सही इन्फॉर्मेशन लगा। इन्होंने कहा कि इंडिया में जो यूपीआई है, ठीक है, उस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई में कहा है कि भाई, एनपीसीआई ने कहा है, नॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि अब एक दिन में आप 20 ट्रांजैक्शन मैक्सिमम, 1 लाख तक का मैक्सिमम वैल्यू का अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। ये ध्यान रखिएगा। हालांकि बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि वो आपको 20 ट्रांजैक्शन देते हैं या 10 देते हैं या 15, लेकिन 20 मैक्सिमम देंगे और 1 लाख रुपए मैक्सिमम होगा। ठीक, अब इन्होंने देखा कि इतना रिस्ट्रिक्शन लगाना क्यों पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे थे। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, यूपीआई जो आया था वो अप्रैल 2016 में आया था, हैं, उस समय में मतलब बहुत कम ट्रांजैक्शन होते थे। ठीक, लेकिन अभी देखने को मिला है कि करीब करीब 9415, समझ रहे हो, मिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ये देखिए मई 2023 का डेटा है। ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स तो नहीं तो मेंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात देखिए, इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। इन्होंने कहा है कि यूपीआई का कितना % रोल है टोटल ट्रांजैक्शन में, मनी वाइज नहीं, टोटल ट्रांजैक्शन में। तो 73% अकेले यूपीआई का है। आप देख रहे हो सर, समझ रहे हो, अकेला 70, मतलब टोटल जो ट्रांजैक्शन इंडिया में होता है तो 73% यूपीआई से हो रहा है। इतना ज़्यादा, मतलब आप समझ रहे 3/4, हर 4 में से 3 ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हो रहा है। इतना ही नहीं, इसमें यह है कि अगर वैल्यू वाइज देखें तो 21% ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो यूपीआई काफ़ी अंदर तक मतलब कि जो है इंट्रूड कर गया है इंडियन मार्केट में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा लगा मेरे ख्याल से। ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा और ऐप पे डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके ये सारे इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज द कंटेंशन बिटवीन कोल इंडिया एंड सीसीआई। अब देखो मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। देखो 1991 से पहले कोल इंडिया लिमिटेड की मोनोपोली हुआ करती थी, समझे बात को। उसमें यह था कि 100% गवर्नमेंट बेस्ड था, तो गवर्नमेंट जिसको कोल एलोकेट कर देगा, समझ में आ गया, उसके नाम पर वो कोल ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा। जैसे कोल का एक माइनिंग होता है, समझ में आ रहा है, कोल के जो माइन वगैरह होते हैं, उससे कोल माइनिंग होकर किसी को भी नहीं कोल दिया जा सकता। जब तक कोल इंडिया लिमिटेड जिसको एलोकेट नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। अब पहले कैप्टिव कोल एलोकेशन होता था। मतलब ये हुआ कि कंपनी वाइज कोल एलोकेट किया था कि भैया एंड पर्पस आपका फिक्स होगा। कहने का मतलब ये, सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, कि मान लीजिए कोई एक कंपनी को कोल ब्लॉक दिया गया कि ये कोल में आप माइनिंग करेंगे, तो उसमें ये कहा जाता था कि भाई आप इस कोल से केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेंगे। ध्यान सुनिएगा, केवल आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने ये बोला, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्टिव माइनिंग। इसको क्या बोला जाता है, कैप्टिव माइनिंग। तो पहले कैप्टिव माइनिंग का फेनोमेना देखने को मिलता था, हालांकि बड़ा करप्शन वगैरह भी हुआ इसमें। 1991 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म्स आया, उसके बाद जो इसमें एक मतलब कि इसमें भी रिफॉर्म किया गया, और इसके तहत क्या किया गया, इसे मतलब इसकी जो मोनोपोली कोल इंडिया लिमिटेड, मतलब ये जो प्राइवेटाइज जो कम्प्लीटली गवर्नमेंट सेक्टर का ये कोल इंडिया लिमिटेड था, इसमें ये होगा कि प्राइवेट पार्टी भी एंटर कर सकती है। तो अब हालत ये है कि इसमें करीब करीब 60-70% गवर्नमेंट का स्टेक्स है, बाकी 67% गवर्नमेंट का स्टेक्स है, बाकी प्राइवेट पार्टी के अंदर। तो परफेक्टली ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जिसमें सरकार का भी पैसा लगा हुआ है और प्राइवेट पार्टी भी लगा हुआ है। अब समझो बात को ध्यान से। मामला ये हुआ कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई एक्ट, जो कंपटीशन एक्ट के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है, उसका काम ये है कि कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना हो, मोनोपोली क्रिएट ना कर दे। मोनोपोली क्रिएट करने से फिर क्या होता है ना, कि कोई भी कंपनी जो है ना, वो अपना वर्चस्व दिखाने लग जाती है और प्राइस को मैनिपुलेट करने लग जाती है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है, इसने कुछ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस फॉलो किए हैं। कुछ ब्लॉक्स, कुछ कोल एलोकेशन ऐसी कंपनीज को दिया है जो कि डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस पर है और सब स्टैंडर्ड कोल दिया है। कहने का मतलब कि एक कंपनी एक्स है, उसको कोल देना था आपको कोकिंग कोल, उसको नॉन कोकिंग कोल दे दिया और पैसा कोकिंग कोल का ले लिया। तो कोल इंडिया कंपटीशन कमीशन एक्ट ने कहा कि ये चीज़ जो है कोल इंडिया लिमिटेड ने गलत किया है, ये अनफेयर प्रैक्टिस है। समझ में आ गया। इसी के बचाव पर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी के बचाव पर पीएसयू ने ये कहा कि भाई साहब, हम कोई कमर्शियल एंटिटी है ही नहीं,
हम जो है वो पब्लिक गुड पे काम करते हैं, हमारा काम है कोल को एलोकेट करना। देखो इन्होंने बोला है कि हम कॉमन गुड पे काम करते हैं, हमारा काम है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसेंशियल नेचुरल रिसोर्स। जो इसेंशियल नेचुरल रिसोर्स, कोल जो है एक इसेंशियल नेचुरल रिसोर्स है, इसका ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं, ये देखना हमारा काम है। कोल ब्लॉक को सभी, ऐसा ना हो कि एक आदमी के हाथ में चला जाए और वही सारा एक्सप्लॉइट कर ले। हम देखना चाहते हैं कि सभी को मिल रहा है कि नहीं। एट द सेम टाइम हम कुछ कैप्टिव एलोकेशन भी करते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में होता है। भाई हमने कोल दिया ये कहते हुए कि तुम केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करोगे, तो हम कुछ कैप्टिव कोल एलोकेशन भी करते हैं। तो हम बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान देते हैं, हम कोई कमर्शियल एंटिटी नहीं है। इन्होंने बोला है कि वी एडहेयर टू द डिफरेंशियल प्राइसिंग मैकेनिज्म टू इनकरेज कैप्टिव कोल प्रोडक्शन। हम कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कोल इंडिया लिमिटेड, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है कई बार कैप्टिव डिफरेंशियल प्राइसिंग रखते हैं। मतलब कुछ कोल ब्लॉक अगर ये कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेंगे और भारत में इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, तो हम उन्हें सस्ते रेट में भी कोल दे सकते हैं। और कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसे सेक्टर्स में हैं जो कि ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा, वो केवल प्रॉफिट मोटिव से है, तो हम उन्हें महंगा कोल देते हैं। तो हम एक डिफरेंशियल प्राइसिंग अरेंजमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में ही कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि डिफरेंशियल प्राइसिंग जो है विच मे बी इनकंसिस्टेंट विद मार्केट प्रिंसिपल्स, लेकिन वेलफेयर ऑब्जेक्टिव से कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं देखा जा रहा है। इन्होंने कह रहा है कि हम वेलफेयर मोटिव से चलते हैं। हम आपको डिफरेंशियल प्राइसिंग हो सकता है मार्केट फोर्सेस के अगेंस्ट लगे, आपको ऐसा लगे कि वो कंपटीशन के अगेंस्ट है, लेकिन हमारा मेन मकसद है लार्जर पब्लिक पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है। इन्होंने कहा है कि PSU स्टेटेड दैट इट डिड नॉट ऑपरेट इन अ कमर्शियल स्फेयर। ध्यान रखना ये बात, इसने कहा कि ये कमर्शियल स्फेयर में नहीं काम करता है, ये मार्केट फोर्सेस के हिसाब से नहीं काम करता, इसीलिए इसे कंपटीशन एक्ट के तहत नहीं रखना चाहिए। ठीक है। इसी पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई साहब ये जो बता रहे हो ना, आप सब गलत बता रहे हो। इन्होंने कहा कि जो राघवन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस राघवन कमेटी ने यह कहा था कि स्टेट मोनोपोलीज जो है वो नॉट कंड्यूसिव टू द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन है। कह रहे क्या कि अगर कोई स्टेट किसी कंपनी पर मोनोपोली क्रिएट कर दे रहा है तो वो भारत के लिए ठीक नहीं है, किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं है। हमेशा कंपटीशन ठीक है, मोनोपोली कभी भी ठीक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने बोला कि इससे स्टेट ऑफ इनएफिशिएंसी प्रमोट होती है। जहां तक बात है कि आप इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोल इज नॉट एन इसेंशियल कमोडिटी। समझ में आ गया। अंडर द नेशनलाइजेशन एक्ट 2 इसे इसेंशियल कमोडिटी से निकाल दिया गया है, समझ में आ रहा। और एट द सेम टाइम नेशनलाइजेशन एक्ट को भी 9th शेड्यूल से निकाल दिया गया, इसीलिए आप इससे नहीं बच सकते कि भैया ऐसा है हम नेशनलाइजेशन एक्ट के तहत आए हुए हैं, इसीलिए हम जो मर्जी हो करेंगे, कोर्ट जो है हम पे नहीं कोर्ट हम पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। नेशनलाइजेशन एक्ट को 9th शेड्यूल से निकाल दिया गया, इसलिए कोर्ट आप पे क्वेश्चन कर सकता है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो सोली गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, उसमें 67% ही गवर्नमेंट का शेयर है, बाकी प्राइवेट हैंड में है। तो आप ये बोलें कि प्राइवेट हैंड होते हुए भी आप कंप्लीटली पब्लिक इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपका सही नहीं माना जाएगा। इसके बाद बोले कि कंटिन्यूअल सप्लाई ऑफ कोल अडेरेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट रिजनेबलनेस जो है रेट्स एंड क्वालिटी इज ऑल्सो अ कॉमन गुड। इन्होंने कहा कि आप कॉमन गुड के नाम पर जो है आर्बिट्रेरी ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं प्रमोट कर सकते। इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना, जो प्राइसेस दिए गए उस प्राइसेस पे स्टिक करना, क्वालिटी पे स्टिक करना भी कॉमन गुड है, ये भी आप ही की जिम्मेदारी है। जब ये दोनों आर्गुमेंट सुना सुप्रीम कोर्ट ने, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड का ये कहना कि वो कंपटीशन एक्ट के बाहर है, समझ में आ रहा, इसमें कोई मेरिट नहीं है, उसे भी कंपटीशन एक्ट के सभी नॉर्म्स को फुलफिल करना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये। आई एम एक्सपेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम इन मेंस। आप देख लेना, इस पर 2-4 एडिटोरियल आएंगे और आप इसको मतलब आप मान लीजिए कि ये मेंस में आ रहा है आपके, समझ में आ रहा है, तो इस पर बहुत सारे एडिटोरियल आएंगे, तो हम आपको और क्वेश्चन वगैरह लिखवाएंगे जिसमें और क्लैरिटी आएगी। तो ठीक है, फिलहाल मैंने आपको दोनों मुद्दे बता दिए कि कोल इंडिया लिमिटेड क्या कह रहा है और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कह रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जनरल जो बॉगी होता है आपका, जो आपका सेकंड क्लास जो जनरल बॉगी होता है, जो आपको ट्रेन्स वगैरह में आपने पैसेंजर ट्रेन्स में देखा होगा, उसमें बहुत भीड़ होता है, उसमें जनरल एमिनिटीज़ पानी नहीं होता, टॉयलेट वगैरह बहुत गंदा रहता है। तो फिर अब रेलवे बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि भाई ऐसा है कि हम जो हैं जनरल बॉगीज़ वगैरह जो हैं आपके, जो अनरिजर्व टिकट्स पे जा रहे होते हैं,
वो देखा हो कितनी भीड़ है इसमें, उनको हम लोग एमिनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, पानी वगैरह उनके लिए होगा, खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, क्लीनिंग वाटर रहेगा, सफाई रहेगा, समझ में आ रहा है। ये सब चीज़ें बड़ी, ये एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है, समझ में आ रहा है। अक्सर आप देखिएगा इससे काफ़ी इमेज भी ख़राब होता है इंडियन रेलवे का, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट mRNA वैक्सीन अगेंस्ट ओमिक्रॉन अप्रूव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, समझ में आ रही है। आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक जेमकोवैक OM करके है, ठीक है, ये mRNA वैक्सीन है जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया आपको। ये इंडिजिनसली पहली बार इंडिया ने इसको बनाया है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये पुणे बेस्ड जिनोवा बायोटेक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने इसको बनाया है। ये mRNA वैक्सीन है, समझ में आ रहा है, जेमकोवैक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। स्पेशली जो PCS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हाँ इंडिया में करप्शन है, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बच्चे ऐसा, मतलब उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके बच्चे जो हैं अक्सर करप्ट प्रैक्टिसेस में पाए जाते हैं। अब देखिए US में भी चल रहा है ये हंटर बिदेन है जो कि जोए बिदेन के बेटे हैं, इन पर इनकम टैक्स बचाने का और मतलब कि गन, मतलब इनको जो है इलीगल वेपन पजेस किए हुए थे, इस पर इनको जो है ट्राई किया जा रहा है और काफ़ी सारे इन पे जो भी मतलब क्लेम्स लगाए गए हैं, जो भी इन पे चार्जेस लगाए गए हैं वो काफ़ी हद तक प्रूव भी हो गया है, समझ में आ रहा है। तो ये देख लीजिए क्या हालत है। अच्छा, चाइना पाकिस्तान इंक न्यूक्लियर प्लांट डील, अब ये सर देखिए ये 4.8 बिलियन डील हुआ है, समझ में आ रहा है, और इससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। चाइना और पाकिस्तान ने जो है न्यूक्लियर प्लांट डील किया है, इससे न्यूक्लियर एनर्जी प्रमोट हो सकता है और दो कंट्री के बीच में रिलेशन भी ठीक हो सकता है। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, समझ में आ रहा है, साइटिंग दी नियरनेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अच्छा, आज एडिटोरियल ज़्यादा नहीं था, ठीक है, जो एडिटोरियल था मेरे ख्याल से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अदर न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थे जो हमने डिस्कस किया। तो अदर न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से आज का DNA बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए कि थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, आज कुछ फैक्ट्स वगैरह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जी, हम चाहे कुछ भी हो जाए एडिटोरियल मिस नहीं करना चाहते हैं, हमेशा एक रेगुलरिटी, मतलब एक हम रेगुलर बेसिस पर जो है आपके लिए DNA ज़रूर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपसे बस यही गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। जितना ज़्यादा पूछेंगे मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। एट द सेम टाइम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।